बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद एंड गुड मॉर्निंग। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपको वेलकम करते हैं द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। और साथ ये भी दुआ करते हैं कि आपका दिन आज बहुत अच्छा गुजरे, आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो। सबसे पहले तो आपको बताएं कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में शुनीद ये है कि आज बारिश हो सकती है। इसमें बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, कश्मीर के इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के और कुछ पंजाब के इलाकों में भी आज पेशगोई मौजूद है कि बारिश हो सकती है। हो सकता है मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए। हम चाहें ना चाहें मौसम की बात किए बगैर हमारे प्रोग्राम का आगाज़ नहीं हो सकता है, जो कि इस वक्त पारा इतना हाई है कि इसके बारे में बात करना नागुज़ीर है। उम्मीद है आपको मौसम की गर्मी ज़्यादा हर्ट नहीं कर रही होगी। उसके साथ साथ आज बहुत ही अहम दिन पाकिस्तान के लिए। आज से 26 साल कबल 28 मई जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, भारत के एटमी धमाकों के जवाब में चाकी के मकाम पर ये एटमी धमाके किए और डेटरेंस का एक लेवल कायम किया, खित्ते में तवाज़ुन कायम किया, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम की मजबूती को साबित किया। आज के दिन को यौम तकबीर के नाम से याद किया जाता है और आज के दिन आम तातील का ऐलान किया गया है। ये एक इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम एक क्या कहना चाहिए लोगों के लिए सरप्राइजिंग न्यूज़ भी थी जो लोगों को मिली। इस सारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ। बेशुमार धमकियाँ आई, पाकिस्तान ने अपना काम बहरहाल जारी रखा और फिर बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद 28 मई 1998 को चाकी के मकाम पर पाकिस्तान की जानिब से 5 कामयाब एटमी धमाके किए गए। उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे। यौम तकबीर पर वज़ीर आज़म ने आज सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म के छोटे भाई हैं, उन्होंने आज यौम तकबीर पर छुट्टी का ऐलान किया है। कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग भी था आज की छुट्टी का अचानक हो जाना, इंक्लूडिंग मी, कि ठीक है आप मनाएं तो सही लेकिन छुट्टी बहरहाल चले, हुकूमती फ़ैसला है। सभी सूबों ने, जिसमें सब सूबे शामिल हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी शामिल हैं, उन्होंने भी फिर इस पब्लिक हॉलीडे का ऐलान किया है। आज के दिन यकीनी तौर पे हमारा दिफा तो नाकाबिल तस्खीर हुआ। हम दुनिया के उन 7 ममालिक में शामिल हो गए जिनके पास एटमी धमाके करने की सलाहियत है। लेकिन इसके साथ साथ आज का दिन कई सवाल भी हमारे कौमी तशख़्ख़ुस के हवाले से, हमारी तरक्की के हवाले से उठाता है कि एक जानिब हम एटमी क़ुव्वत हैं तो दूसरी जानिब हमारे ही मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। एक जानिब हम एटमी क़ुव्वत हैं तो दूसरी जानिब हमारे ही मुल्क में लोगों को खाने के लिए आटा नहीं मिलता है या बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं? ये अदम तवाज़ुन क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, इसको हमने कैसे फिल करना है और क्या हमने ऐसे ही चलना है या अपनी डायरेक्शन तब्दील करनी है, इस पर भी हमने काम करना है। बहरहाल तमाम जो लीडरशिप है कौम की, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने न सिर्फ कौम को मुबारकबाद दी है बल्कि उन्होंने कहा है कि आज का जो दिन है इस पर कौम ये अहद करती है कि 28 मई को जिस तरह मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया, वैसे ही हम शबाना रोज़ मेहनत करके मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाएंगे। अब इनफॉर्मल जो सेंटेंसेज हैं इससे निकल कर वी नीड टू वर्क ऑन दिस, वी नीड अ पॉलिसी एटलीस्ट, हमें एक ट्रैक तो चाहिए जिसके ऊपर हम चलना शुरू करें। बहरहाल पूरी कौम को आज का दिन बहुत मुबारक हो। बहरहाल एक बहुत बड़ा दिन है और ये दिन अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए सदियाँ लग जाती हैं लोगों को और कौमों को मेहनतें करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। यौम तकबीर के साथ साथ क्रिकेट का तस्करा कर लेते हैं जिसमें हम नाकाबिल तस्खीर नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश हमारी पूरी जारी है। आज ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप से पहले अपनी फतह का ट्रैक तलाश करने के लिए एक और मार्के के अंदर उतरेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में कम बैक का आज मौका है। कार्डिफ के अंदर जो कौमी बैटर्स और बॉलर्स हैं उनका एक और इम्तहान है और जो प्रैक्टिस में उन्होंने गलतियाँ की या पहले मैच में गलतियाँ की उस पर काबू पाने का एक मौका उनके पास मौजूद है। हेड कोच गैरी कर्स्टन साहब और फील्डिंग कोच साइमन हेलमेट की सरबराही कहना चाहिए या निगरानी कहना चाहिए, ज़ेरे निगरानी कह लेते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग भी की है। इस मौके पर प्लेयर्स ने कैप्टन बाबर आजम जो है उनको T20 इंटरनेशनल रन्स की दौड़ में पहले नंबर पर मौजूदगी उनकी और विराट कोहली साहब का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उनको सिर्फ 50 रन दरकार हैं। अगर वो बना लेंगे तो फिर वो टॉप बैटर हो जाएंगे इन T20 वर्ल्ड। और इसके साथ साथ जो टीम मैनेजमेंट है उसने तीसरे T20 में साइम अयूब और शादाब खान को आराम देने का फैसला कर लिया। आज़म का भी नाम शामिल कर लेते, हमारी मंशा के मुताबिक किसी और अच्छे प्लेयर को मौका दे देते, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 प्लेयर्स के बारे में वार खबर आ रही है। हारिस रऊफ़ ये कहते हैं कि उनकी इंजरी के बाद वापसी आसान नहीं है, स्टिल स्ट्रगलिंग। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान की जो 4 मैचों की सीरीज़ है इसका तीसरा T20 आज कार्डिफ में खेला जाना है और होम साइड 1-0 से इनफेक्ट लीड कर रही है। एक मैच जो है वो हुआ ही नहीं था बारिश की वजह से। सो आज पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है और अगर आज पाकिस्तान ये मैच हारा तो सीरीज़ नहीं जीत पाएगा। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल टुडे कि पाकिस्तान को आज का मैच बाहर
बहरहाल जीतना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। और आज हमारे पास स्पोर्ट्स को लेकर भी और उसके साथ साथ हमारे पास जो दिन है जैसे कि ब्लड कैंसर का डे है आज, उस हवाले से भी वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन। आज आपको म्यूजिक भी सुनाएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। विद दैट इकोनॉमी किस जानिब बढ़ रही है, हमारी बड़ी खबर का आज हिस्सा होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की बड़ी खबर में इकोनॉमी से। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो एंड वेलकम बैक टू बड़ी खबर। अच्छा, बड़ी खबर पे बात कर रहे थे अभी। मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ वो ये है कि इस एक सरकारी छुट्टी जो हम आज कर रहे हैं इसमें मजमूई तौर पर हमारी जो सरकारी छुट्टियां हैं उनकी तादाद 120 हो गई है माशाल्लाह। सो हम एक ऐसी कौम है जिसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है मुआशी तौर पर, और हमारी इतनी छुट्टियाँ पता नहीं हम किधर लेके जाएंगे और क्या करेंगे और दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे। इस वक्त हम थोड़ी सी मईशत की बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते IMF का स्टाफ पाकिस्तान में था और नए मुआहदे से मुतल्लिक गुफ्तगू और मुख्तलिफ जो निकात थे हमें मालूम है वो ज़ेर बहस थे। पाकिस्तान के इस नए प्रोग्राम से मुतल्लिक दरख्वास्त का जायज़ा हुआ। इसमें एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे में जामे इक़्तिसादी पॉलिसी और रिफॉर्म्स पर बातचीत भी हुई। हम आपको मुसलसल इस पर आगाह भी रखे हुए थे। पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी पर जो पाकिस्तानी हुक्काम है उनसे वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी, ऐसा IMF ने कहा है। इस वर्चुअल बातचीत के अंदर पाकिस्तान के लिए नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर भी बात होगी और नया मुआहिदा IMF प्रोग्राम की मंजूर करदा बजट की मंजूरी से मशरूत है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जानिब एक हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त शहबाज राना साहब हैं, उनकी खबर आई है और वो खबर ये कहती है कि IMF ने नए बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान में जो फ़रोख्त होने वाली तकरीबन तमाम अशियाँ हैं बशमूल अद्वियात, मेडिसिन, इस पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की पेशगी शर्त रखी है और ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रही है। यानी कि सब चीज़ें महंगी करें, 18 चीज़ें, इसमें मेडिसिन भी शामिल है, आप महंगी करें। दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस टैक्स से मुतालिक शराइत पर बजट में फौरी अमल दरामद की इजाज़त नहीं दी है और इसके बजाय जो वजारत ख़जाना है उसको दोबारा कहा है कि आप दोबारा तैयारी करें। सो शहबाज शरीफ साहब एक्चुअली इज़ ट्राइंग टू हेल्प पीपल कि ये ना लगाना पड़े। इस गवर्नमेंट एज वेल समहाउ ओबियसली उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत बहरहाल मुश्किल में है। अब इन शराइत के मुताबिक जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है FBR, इसके टैक्स वसूली का हदफ 12,900 अरब के करीब मुकर्रर किया गया है। दैट इज़ ह्यूज। और इस मौके पर मजमूई तौर पर जो साल के मुतवक्के जो रिटर्न्स है इसमें हम अगर बात करें तो तकरीबन कई ट्रिलियंस का इसमें फ़र्क पड़ रहा है। पाकिस्तान ने आई थिंक लास्ट टाइम इट वाज 9300 बिलियन जो हमने रखा था। सो एक बहुत एम्बिशियस टारगेट सामने आ रहा है। इस खबर के मुताबिक जो अगला बेल आउट पैकेज है इसकी जो दीगर पेश की शराइत है इसमें जुलाई से जो बिजली के बिल हैं उनकी कीमतों में यानी कि बिजली की प्राइसेस में मजीद इजाफा, गैस मजीद महंगी, उसकी कीमतें एडजस्ट करना और IMF की हिदायत के मुताबिक जो नया बजट है इसकी मंजूरी हासिल करना ज़रूरी होगा। इस दौरे का मकसद जी पाकिस्तान के बजट की तैयारियों का अंदाज़ा लगाना और ये भी देखना था कि इस आइंदा जो माली साल आने वाला है इसमें जो इक़्तिसादी फ्रेमवर्क है या माली और बैरूनी शोबे की जो पायदारी है यानी कि जो बाहर हमने अदायगियाँ वगैरह करनी है मजबूरी तौर पर इसके ऊपर पाकिस्तान कितना काम कर चुका है। सो इन डिटेल्स हम इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर हैं जो कि इकॉनमी को भी और फिर IMF की इन मामलात को ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं। दूसरी जानिब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर आएंगे, UAE से 10 अरब डॉलर आएंगे। इट्स अ लॉन्ग वे, मुसलसल हम सुनते आ रहे हैं। सो कब आएंगे ये नहीं पता। डॉक्टर साहब से ज़रा इस मामले पर गपशप करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आप कैसे हैं, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही लंबा इंतज़ार हो गया हमारा 10 अरब US का फ्रॉम सऊदी अरेबियन फ्रॉम UAE। खैर उस जानिब तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन फ़िल वक्त ये जो IMF की तरफ से शराइत हैं आप किस हद तक इंडोर्स करेंगे इस खबर को जो शहबाज राना साहब की है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर इकॉनमी रिपोर्टर हैं, और उसके साथ साथ ये खबर है कैसी, आप समझते हैं कि इट्स डूएबल इन सच सर्कमस्टांसेस जिससे इस वक्त हम गुजर रहे हैं? इमरान साहब, इम्पोर्टेंट खबर है और इस पर बिल्कुल मेरे नॉलेज में ये चीज पहले से थी कि इस चीज पर नेगोशिएशन हो रही है और कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है। लेकिन मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से आपने जब आगाज किया था तो एक चीज की तरफ इंडिकेशन करना चाहूंगा कि 1998 पे जब हमने डेटोनेशन की थी, एटॉमिक डेटोनेशन, तो उसके बाद हम एक खौफ की जो सूरत हाल में आए थे इकोनॉमी के हिसाब से, और हमने फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट पे भी, हालांकि उस पर भी हमने बैन लगा दिया था कि उससे पैसे ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन मैं रेफर इसलिए करना चाह रहा हूँ कि उसके बाद पाकिस्तान के हालात माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे जी। मतलब हमें खौफ की सूरत में जरूर थे, लेकिन उसके बाद मैं आपको रेफर करूं कि कोई 2004, 5, 6 और 7 तक पाकिस्तान ने GDP का मोर देन 6% ग्रोथ का हदफ भी हासिल किया, जो कि एक अच्छा अट्रैक्टिव ग्रोथ रेट था इस एटमी धमाकों के बाद।
ठीक। और उसके अलावा हमने एक साल ऐसा भी आया जब $7 बिलियन का एफडीआई का इन्फ्लो हुआ था, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट एफडीआई का इन्फ्लो था। ओके, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में आती है वो भी $6 बिलियन से आई थी, ज्यादा आई थी। तो बेसिकली जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो उसका ताल्लुक हमारे इंटरनेशनल इससे नहीं था कि हमने डिक्लेरेशन की या हम न्यूक्लियर पावर बने। इकोनॉमिक पॉलिसीज में मैं रेफर करना चाह रहा हूँ, मेरा बात करने का मकसद ये है कि 2-3 डिकेड से इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आज जो सूरत हाल बनी है, आईएमएफ के पास हम जा रहे हैं, बेसिकली कोई डेवलपमेंट लोन तो लेने नहीं जा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व है उसको मेंटेन करने के लिए जा रहे हैं। उसमें आईएमएफ की मुझे ये थोड़ी सी इस पर आईएमएफ की इस बात पर ये खुद डायकोटोमी है कि आईएमएफ ने एक तरफ शुरू में जो रिपोर्ट दी थी, रिव्यू जायजा दिया था अपना, उसमें मेंशन किया था कि पाकिस्तान के लिए जो रिस्क फैक्टर है, उस रिस्क फैक्टर में से एक रिस्क फैक्टर उसने आइडेंटिफाई किया कि वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन अगर वो बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आईएमएफ जो कंडीशन रख रहा है उसमें खुद एक कंडीशन ऐसी रख रहा है जो यकीनी तौर पे इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगी। 18% की अगर वो शर्त रखते हैं कि ये ऑयल जो प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगाएं, मेडिसिन पर लगाएं, अक्रॉस द बोर्ड सब पर लगा दे, 18% फूड आइटम पे भी लगा दे, तो ये तो इन्फ्लेशन खुद क्रिएट करने का वो एक तरीका बता रहा है कि इससे इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा, जो कि रिस्क फैक्टर वो खुद कहते हैं। तो मेरा ख्याल है इस पर बात बिल्कुल तो आईएमएफ ऐसा, डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों कर रहा है आईएमएफ जब उसको ये नजर आ रहा है कि ये मजीद इन्फ्लेशन को ट्रिगर करेगा? दूसरी तरफ फिर हुकूमत के पास और कोई कुशन भी नहीं है, और अगर कोई कुशन है, जैसे हम एग्रीकल्चर या रिटेल सेक्टर की बात करें कि उसको हम टैक्स कर दें और फिर उससे हम अपना ये एम्बिशियस हदफ ले लें, तो हमारे पास कोई पाइपलाइन के अंदर कोई प्लान भी तो नहीं है ना, जो आईएमएफ के सामने हम एक तरीके से रखते हैं कि नहीं आप इधर से पैसे ना निकालें, हम आपको इधर से पूरा करके दे देते हैं। हम भी मुसलसल सारा बोझ या बिजली पे डालते हैं, गैस पे डालते हैं, या फिर सैलरीड क्लास के ऊपर डाले जाते हैं, सेल्स टैक्स और मुख्तलिफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में। तो इस के हवाले से क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है इस वक्त 2 अल्टरनेट हमारे पास मौजूद हैं जो हुकूमत बहरहाल कोशिश कर रही है। उसके लिए कितने सक्सेस होंगे ये तो अभी टू अर्ली के इस पर कोई कमेंट्स किया जाए। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने जब जो आईएमएफ कह रहा है वो तो दोबारा इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ले जा रहा है, 18% जब बढ़ा दे जीएसटी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए थोड़ा सा आप देखेंगे विल पावर दिखा रही है, जिसमें रिटेलर पर टैक्स वो कह रहे हैं, फिर हम दूसरे वो सेक्टर जो एग्जेम्प्टेड है उनको हम लाएंगे, डायरेक्ट टैक्सेस के जरिए ही उनको लाएंगे, नेट में लाएंगे, वो कोशिश हो रही है। सिस्टम को जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से अब ऑटोमेट किया जा रहा है कि कोई स्कैप ना हो सके, टैक्सेस लाजमी पे हो जाए। ये डायरेक्ट टैक्सेस के लिए ही होता है ना ये सब। जी जी। तो इस तरह से कोशिश हो रही है, रिटेलर पर टैक्स, एग्रीकल्चर सेक्टर से पूरा जो टैक्स बनता है वो लिया जाए, रियल एस्टेट पे टैक्स लगाया जाए। ये कोशिश डायरेक्ट टैक्सेस के लिए बहरहाल हो रही है, एक फ्रंट पे मौजूद है। दूसरा एक अल्टरनेट हमारे पास देखें, एसआईएफसी के जरिए आपने भी इंडिकेट भी किया, 10 बिलियन सऊदी अरब से, और यूएई का जो है, यूएई का लगता है कि मटेरियलाइज हो जाएगा, क्योंकि यूएई जो $10 बिलियन यूएई ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए किया है, वो ठीक है, वो एफडीआई आएगी, लेकिन वो एफडीआई किसी फिजिबिलिटी की बेस पर किसी नए प्रोजेक्ट पे नहीं आ रही, बल्कि एग्जिस्टिंग जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट है उनको बाय करने के लिए $10 बिलियन का उनका एस्टिमेट है। लेकिन बहरहाल वो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अगर जल्दी आ जाती है, जैसा कि यूएई के इन्वेस्टमेंट तो ना कहें, क्योंकि तो हम घर के वो जैसे होता है ना, गरीब घर के बर्तन बेच के 2 वक्त का खाना पूरा करता है, हम अपने इदारे बेच के 2 वक्त के की किस्तें उतारेंगे। प्रेजेंट सिनेरियो में यह है कि अगर वो $10 बिलियन आ जाते हैं और कैश की फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि जब एफडीआई आती है तो एफडीआई जरूरी नहीं कैश की फॉर्म में आए, तो वो नए प्रोजेक्ट लगने होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसा होता है एफडीआई आई है, इन्वेस्टमेंट तो हुई है, लेकिन वो जो इक्विटी उनकी आई है वो फ्रेंचाइज की शक्ल में, ट्रेडमार्क, गुडविल की शक्ल में आ गई। अच्छा। या रॉ मटेरियल भेज दिया, या उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी फिजिकल गुड भेज दी, कैश की फॉर्म में नहीं आती। ये एक है कि जो कि अगर कैश की फॉर्म में यूएसए आ जाती है, $10 बिलियन आ जाते हैं, तो वो जो हमारे सर पे तलवार लटकी हुई है ना $6 बिलियन आईएमएफ की, वो थोड़ा सा ईज हो जाएगा, वो ईज हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, वो इसके दूसरा कितने चांसेस आपको लग रहे हैं? यूएई से बातचीत तो हमारी अच्छी हुई है, कितने चांसेस आपको लग रहे हैं ये मटेरियलाइज हो जाएगा?
यूएई वाले? यूएई की अपनी जो स्टेटमेंट है, पाकिस्तान की क्या स्टेटमेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन यूएई की अपनी जो स्टेटमेंट है उनका है कि वो बहुत इस पे कीन है और वो जल्द इसको इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, हमने जब हम असल में हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं ना कुछ चीज़ों को लेकर, और उस डेस्परेशन की वजह भी हमारी नेग्लिजेंस है, हमारी नाअहली है, हम टाइमली डिसीजंस नहीं लेते। वी रिमेंबर 2007-8 से और 2013 के दरमियान जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसमें कितना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस था, तो हम रेंटल पावर के ऊपर मंगवा के जहाज़ और उससे बिजली पूरी करते रहे, बजाय इसके कि हम कुछ प्रोडक्टिविटी की जानिब जाते, या फिर हम अपनी जो वाटर मैनेजमेंट है उसको बेहतर बनाते और नेचुरल रिसोर्सेज से या अल्टरनेटिव रिसोर्सेज पे जाते जब दुनिया जा रही थी। और फिर सूरत हाल ये बनी कि फिर हमें महंगे मुआहदे करने पड़े, महंगे हमें कारखाने लगाने पड़े, और अब वो खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। हालांकि उस वक्त शायद गवर्नमेंट ने वो डेस्परेशन में ही फैसले किए होंगे, लेकिन क्या करते, सियासी हुकूमत थी, प्रेशर भी था। तो अब ये जो फैसले हम इस वक्त निजकारी के कर रहे हैं, जिसमें यूएई इन्वॉल्व है, जिसमें सऊदीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम अपनी मुख्तलिफ गोल्ड माइंस तक की बात करें, दैट वी गोइंग टू सेल इट आउट, इसमें भी वो डेस्परेशन एलिमेंट आपको डॉक्टर साहब कहीं नजर आ रहा है या नहीं? इस वक्त हम वाइजली देख रहे हैं कि आज से 10 साल बाद पाकिस्तान मुख्तलिफ होगा, तो फिर हम पछताए ना कि हमने क्या किया, कैसे औने पौने बेच दिए। ये इमरान साहब जो स्ट्रेटेजी है ना, उस स्ट्रेटेजी में ये बेशक गवर्नमेंट क्या है कि हम रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, रिवाइव करने के लिए जीडीपी ग्रोथ को हमें रिवाइव करना है, इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करना है, एक्सपोर्ट को रिवाइव करना है। रिवाइवल से ज्यादा मैं समझता हूँ ये जो डिस्कशन है बेसिकली ये सर्वाइवल है, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। रिवाइवल नहीं, सर्वाइवल के लिए हमें ये सब कुछ सर्वाइवल ऑफ द कंट्री और सर्वाइवल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इन द गवर्नमेंट राइट नाउ। एंड बेसिकली तो सर्वाइवल ऑफ द कंट्री और सर्वाइवल ऑफ द इकोनॉमी की बात है, लेकिन अगर वो खुदा ना खास्ता उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर सर्वाइवल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं रहेगा, सर्वाइवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं रहेगा फिर। क्योंकि वो पब्लिक जो है वो अगर महसूस करती है कि इकोनॉमिकली कंडीशन खराब हो गई है और उसका इफेक्ट बहरहाल वो ट्रिकल डाउन होता है, नीचे तबके तक ट्रांसफर होता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी पर यकीनी तौर पे असर पड़ेगा। वो एक बहरहाल ये एक अच्छी उम्मीद है। और दूसरा वो जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर है, इसमें तो खुद जो SIFC में जो 5 एरियाज इंडिकेट किए गए हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट आनी है, ये मिनरल उसमें शामिल है, उसमें एग्रीकल्चर उसमें शामिल है, और वो प्लान जो है हुकूमत ने इम्प्लीमेंट करने का कहा है, लेकिन वो केयर टेकर सेटअप में एक प्लान बन चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तासुर पहले से ही मौजूद है कि हमारा किसान तो पहले इतना दबा हुआ है, जो छोटा किसान है उसके पास पहली प्रोडक्टिविटी के लिए इतना कम मार्जिन है, फिर उसके पास कोई रिसर्च नहीं है, उसको बहुत अच्छी फर्टिलाइजर्स, बहुत अच्छे बीज नहीं मिल रहे हैं। हमारा ये सेक्टर बड़ा कमज़ोर रहा है, और वी नो हम बड़ी अच्छी यील्ड ले सकते थे, हमारे मुकाबले में चीन है, इवन इंडिया है, बहुत अच्छी यील्ड वो ले रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली पाकिस्तान उस स्टेज पे नहीं है। उसको हम अगर ऊपर से टैक्स करेंगे तो शायद जो ऊपर वाला ठेके देने वाला है, जो जागीरदार है, उसको तो इतना इम्पैक्ट ना करे, लेकिन वंस अगेन जो ग्रोअर है, जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है फार्मर, उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाल देंगे और फिर और स्ट्रेस कर देंगे हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को। आपको ऐसा लगता है कि टैक्स करने से ऐसा होगा? देखिए, दो चीजें हैं। एक पहले बात ये कि जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स लगेगा ना, उनका डायरेक्ट टैक्स है, वो कभी भी एक खास लेवल की जो इनकम से नीचे वाले लोग हैं उस पर लगता ही नहीं है। उनको तो टैक्स लगेगा ही नहीं। निचले वाले जो ग्रोवर्स हैं वो तो एक खास लिमिट अगर एक होती है उसको क्रॉस करते हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, और वो उनके खर्चे निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट होगा उस पर लगेगा। वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट पर नहीं लगता, वो खर्चे निकालने के बाद जो उनके पास इनकम है उस पर लगता है, वो भी अगर एक खास इनकम से ज्यादा हो तो उसका इससे डायरेक्ट उनको हिट नहीं करेगा वो। दूसरी चीज ये कि एग्रीकल्चर में बहरहाल जहाँ रिफॉर्म की जरूरत है वहाँ एक रिसर्च की, R&D की, उसकी एप्लीकेशन की जरूरत है, जिस पर काम मैं समझता हूँ ना होने के बराबर हो रहा है। उसमें गवर्नमेंट ने जब SIFC में एग्रीकल्चर को डाला है तो उसमें एग्रीकल्चर के डालने का में एक कारपोरेट फार्मिंग का एक एस्पेक्ट था कि कारपोरेट फार्मिंग की सूरत में उसमें डेवलपमेंट भी आ जाएगी, यील्ड और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, और वहां से दायरा टैक्स वसूली भी, क्योंकि जब बड़े मल्टीनेशनल फॉर्म वहां पे आएंगे तो टैक्स की वसूली भी शुरू हो जाएगी। तो वो एक उसमें एस्पेक्ट था कि इसमें तो डॉक्टर साहब मुख्तसरन ये आखिरी 1-1.5 मिनट है, अगर हम इस ICU से निकलते हैं, वैसे तो हम ICU में पिछले कोई 3-4 दहाइयों से तो हैं ही, ICU में ही हैं, हम निकल नहीं पा रहे हैं। अगर हम फॉर द टाइमिंग इससे निकलते हैं, इफ वी गेट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम UAE और फ्रॉम एनी अदर गुड फ्रेंड लाइक सऊदी अरेबिया, और IMF के मामला भी हमारे तय पाते हैं, उसके बाद किन खतूत के ऊपर हम काम करें? मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर के अंदर हमारा बड़ा पोटेंशियल है, और ये वो शोबा है जिससे कोई दुनिया जिससे हम हमेशा ही फ़ायदा ले सकते हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम मुजाहिज़ के कि सऊदी अरब को पावर प्लांट्स वगैरह की तरफ इन्वाइट करें, हम कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़, कुछ आइडियाज़ लेकर आएँ जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे वो दुनिया भर में कर भी रहे हैं। तो हमारे पास क्या एवेन्यूज़ फिर बच जाएंगे इसके बाद, अगर हम इस
आईसीयू से बाहर आते हैं? देखिए, वर्ल्ड वाइड जो है ना, हम सर्वाइवल से निकल जाएंगे तो फिर रिवाइवल की तरफ जाएंगे। उसमें बेसिकली फिजिबिलिटी हमें ही उसको बना करके देनी है किन सेक्टर में। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो फूड सिक्योरिटी का मसला है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मसला है, वो ग्लोबल इशू है। और ग्लोबली जो है इस वक्त ग्रोइंग एरिया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। एग्रीकल्चर पे सिर्फ ये नहीं कि क्रॉप्स आती हैं, क्रॉप्स एंड फ्रूट्स आते हैं, उसमें जो दूसरी प्रोडक्ट हैं, एनिमल फार्मिंग है, दूसरी ये तमाम चीजें जो है, फिशिंग है, ये सब एग्रीकल्चर में है। और ये बेसिकली इसमें प्रोसेस फूड भी आता है और उसमें बहुत वर्ल्ड वाइड इसकी एक जरूरत है। ठीक है, चलें हम इस पर इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में और भी बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और हमने कोशिश की कि पॉइंट्स को टच करते जाएं। टाइम थोड़ा कम है तो मैं एक और अपडेट आज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पॉलिटिकल है, ओबियसली नून लीग के सदर हैं, अभी नहीं है लेकिन आज होने वाले हैं, नवाज शरीफ साहब। वैसे तो कायद है नून लीग की, उनके नाम पे है पार्टी। आज 10 उम्मीदवारों के दरमियान उन समेत मुकाबला मुतवक्के है, कागजात जमा हो गए हैं, पार्टी इलेक्शन होने जा रहा है। और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो राना सनाउल्लाह साहब हैं पार्टी के। उन्होंने कहा कि कायद आज़म के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा मकबूल बनाया, मुस्लिम लीग नून उनके नाम के ऊपर है। शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से उन्हें एक सवाल किया गया, हमारे साफ़ी बड़े शरारती हैं, बाज़ शरारती सवाल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अहलियत के लिए कागजात जमा करा सकते हैं सदारत के लिए, अगर नून लीग की सदारत शाहिद खाकान अब्बासी साहब करना चाहें। और अहलियत का फैसला उन्होंने कहा बहरहाल स्क्रूटनी में ही होगा। तो आज जनाब ये आम दिन है PMLN के लिए। एंड अगर नवाज शरीफ साहब, जो कि यकीनी है कि वो सदर के ओहदे पर आएंगे, तो एक ताकतवर ओहदा है, फैसले कर पाएंगे, उनकी पार्टी पंजाब में और पाकिस्तान में वफाक में हुकूमत में है, तो अहम होगा, ये डेवलपमेंट अहम होगी कि आगे नून लीग की पॉलिटिक्स किस तरफ जाती है। इससे पहले कि ब्रेक लें, आज क्रिकेटिंग लेजेंड पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हमारे बहुत ही प्यारे मिसबाह उल हक 50 बरस के हो गए हैं माशाल्लाह, 5 दहाइयाँ ज़िंदगी की देख ली मिसबाह उल हक ने। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तानों में से एक हैं, साबिक कप्तान है मिसबाह उल हक साहब। उनकी आज 50वीं सालगिरह है। 28 मई 1974 को मियांवाली में पैदा हुए, न्याजी हैं। उन्होंने 75 टेस्ट, 162 वनडे इंटरनेशनल्स और 39 T20 इंटरनेशनल मैचेस भी खेले, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान के साबिक कप्तान ने टेस्ट में 5222, वनडे में 5122 और T20 में 788 रन्स जो हैं वो बना रखे हैं। बहुत बाकमाल प्लेयर है, फिटनेस अब तक भी उनकी कमाल है, कोचिंग भी कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए और काफ़ी कदर की निगाह से देखा जाता है मिसबाह की खिदमात को पाकिस्तान टीम के लिए। सो हैप्पी बर्थडे मिसबाह। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब एक बहुत ही अहम मौजू या मसले की बात कर लेते हैं। इनफैक्ट इट्स अ डिजीज़ जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ब्लड कैंसर। हम सुनते हैं तो एकदम से ही हमें खौफ आता है, इसके नाम से इतनी ख़तरनाक चीज़ है, एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है, इसका ताल्लुक इंसानी खलियात सेल्स से होता है। तेज़ और बेहंगम उनकी जो बढ़ोतरी है, उनका बढ़ जाना है या इनमें जो इजाफा है, उससे ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है। इस कैंसर की बिलखुसूस मुख्तलिफ अक़साम हैं, इनमें से एक ब्लड कैंसर यानी कि खून का कैंसर भी शामिल है। पाकिस्तान में हर साल अगर हम ब्लड कैंसर की सिर्फ बात करें तो इसके कई हज़ार केसेस नए सामने आते हैं और अक्सरियत इनमें बच्चों की होती है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड कंसर्निंग एट द सेम टाइम। बच्चों में 50% से ज़ायद ये जो बीमारी है, इसकी तशख़ीस के 5 साल के अंदर ही मौत वाक़ होने का ख़दशा मौजूद होता है, बल्कि मौत वाक़ हो जाती है। और बाकी अफराद भी जो अपनी तबई उम्र है वो पूरी नहीं कर पाते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सवाल ये है कि इसके लायक होने की वजूहात क्या हैं, ब्लड कैंसर होता क्यों है, इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, आम आदमी को भी हो सकता है या कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से या कोई और बीमारी इसको ट्रिगर कर सकती है। वो सारे सवालात हैं जो हमारे सामने हैं। हमने डॉक्टर उस्मान अहमद साहब को मदऊ किया है, आप कंसल्टेंट क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट हैं और एक्सपर्टीज़ है उनकी इस डिज़ीज़ को लेकर। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या हेल्प कर सकते हैं और आपको भी ओबियसली क्या बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सुबह खैर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत क्रिटिकल टॉपिक और बीमारी है ये, और पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर बिलखुसूस बहुत ज़्यादा अब ये ट्रेंड करती नज़र आती है अनफॉर्चुनेटली। बुनियादी वजूहात क्या हैं, ब्लड कैंसर क्यों होता है और क्या कोई सर्टन एज ग्रुप इसके लिए वल्नरेबल है या किसी भी एज ग्रुप को हिट कर सकता है? ये देखें, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये कि ब्लड कैंसर जो है उसकी बहुत सी किस्में हैं, जिसमें खून के कैंसर है या बोन मैरो का कैंसर भी है और उसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, और उसके अलावा लिम्फ नोड्स या गदूदों का कैंसर है, वो भी मुख्तलिफ़ किस्मों में, जैसे हम लिम्फोमा कहते हैं, ठीक है, होता है। अब पाकिस्तान तकरीबन छठी बड़ी पॉपुलेशन है और उस हवाले से ये कैंसर जब आप बात करते हैं तो हज़ारों लाखों में एक साल में इसका नंबर हो जाता है। ये होता क्यों है इस हवाले से तो देखें, बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ केमिकल्स से एक्सपोजर होना या मुख्तलिफ़ केमिकल्स का इस्तेमाल, हमारी ग़िज़ा का आलूदा होना, हमारी ग़िज़ा में मिलावट होना,
ये सब इन बातों में शामिल हैं जिससे कैंसर हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई आप मुझसे बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछें कि ये क्या चीज़ करेंगे तो कैंसर नहीं होगा, तो उसके बारे में बहुत कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया जा सकता। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो, आप कम से कम आलूदगी या मिलावट शुदा चीज़ों का इस्तेमाल करें। जो बड़े हैं उनमें सिगरेट नोशी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस किस्म की, इसको अगर मैं रीफ्रेश करूं इस सवाल को, तो पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों को के कैंसर होने की क्या वजूहत सामने आती है? देखिए, पहली बात तो जिस तरह मैंने बड़ी चंद मेन वजूहत हमारे सामने, उसमें तो देखें वही बात है कि ग़िज़ा का सही ना होना, ठीक है, आलूदा होना, इनटेक हमारा ठीक नहीं जी है। लेकिन जो कैंसर के बारे में जिस तरह एक आम बात की जाती है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कहें कि ये नहीं करेंगे आप तो कैंसर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर शुगर, डायबिटीज़ की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की या दिल के अमराज की भी बात करते हैं, तो हम बहुत स्पेसिफिकली कहते हैं कि जी चर्बी का इस्तेमाल कम करें, अपना खुराक जो है वो मतवाज़न रखें, तो इसके इम्कानात कम हो जाते हैं। लेकिन कैंसर के हवाले से कोई बहुत सॉलिड या बहुत स्पेसिफिक बात इस हवाले से अभी तक नहीं की जा सकती। ऑल अराउंड कोई भी चीज़ है जो इसका बायस बन सकती है, बट ये अभी कोई हतमी तौर पे किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को नहीं कहा जा सकता। कोई ऐसा फूड एलिमेंट या ऐसी चीज़ जो हमारे खुराक का हिस्सा, जैसे मैं नाम चीनी का ले लेता हूँ, जैसे चीनी हम बहुत पीते हैं, खाते हैं पाकिस्तानी। इसके अलावा हम कुकिंग ऑयल या घी, ये जो बनास्पति है, ये बहुत हम इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा फूड एलिमेंट है जो हम मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह है इसका, जैसे आपने सिगरेट नोशी का भी जिक्र किया। अगेन अगर आप सिर्फ कैंसर के बारे से बात करेंगे तो जिस तरह सिगरेट नोशी की एसोसिएशन लंग कैंसर के साथ या बाकी कैंसरों के साथ ज़्यादा है। जब हम खून के कैंसर की बात करते हैं तो अगेन कोई ऐसा बहुत स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमें, ये ब्लड कैंसर है क्या बेसिकली, आई मीन हाउ इट हैपेंस, ये क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर? ठीक है, अच्छा देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कैंसर क्या है। कैंसर ये है कि हमारे नॉर्मल खलिए जो हैं वो एकदम एबनॉर्मल बन गए हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा। और हमारे जिस्म के जो बाकी नॉर्मल आज़ा हैं उनको टेक ओवर कर रहे हैं, इनके उन पे हावी हो रहे हैं। ठीक है, ये कैंसर है। ओके। अब ये कैंसर जो है, अगर हम खून के कैंसर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो खून के अहम जूज़ हैं जिसमें सुर्ख खलिए हैं या सफ़ेद खलिए हैं, वो ऑटोमेटिकली या अपने तौर पे ही उन्होंने डिवाइड करना या ग्रो करना शुरू कर दिया है और जिस्म के जो नॉर्मल खलिए हैं उनको वो टेक ओवर कर रहे हैं या उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बोन मैरो की बात की जाए, क्योंकि बोन मैरो में ये सारे खलिए बनते हैं, तो अगर कैंसर, ब्लड का कैंसर या खून का कैंसर बोन मैरो में होता है तो उस हवाले से बोन मैरो का जो नॉर्मल काम है वो रुक जाता है, उसमें नॉर्मल खलियों की जो पैदावार है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी अलामात का आना शुरू हो जाता है और फिर जानलेवा भी साबित हो सकता है। ठीक है, ये बड़ा अलार्मिंग। और कैंसर की जितनी टाइप्स, उसमें क्या हम कह सकते हैं कि ब्लड कैंसर सबसे सेवियर, सबसे खतरनाक है, क्या ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल, ये इसमें दो एलिमेंट्स हैं, ये दो बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि चंद कैंसर ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से जानलेवा साबित हो सकते हैं, जिसमें ब्लड कैंसर या खून के कैंसर शामिल हैं। सारे नहीं, क्योंकि उसकी बहुत सी अकसाम है। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आप बताएं तो फॉर द इन्फॉर्मेशन कि बाकी कौन से कैंसर्स हैं जो बहुत जल्दी आपको जानलेवा साबित होते हैं? उसमें एक टेक्निकल वर्ड है जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर जो हैं वो अगेन मर्दों में या ख़वातीन में होते हैं, उनके जो टेस्टिस या ओवरीज के कैंसर्स होते हैं, उनमें से कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। अच्छा। इसी तरह गदूदों का कैंसर जिसे हम लिम्फोमा कहते हैं, उनकी कुछ किस्में हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। ये जो ब्लड कैंसर, इन स्पेसिफिक ब्लड कैंसर की डायग्नोसिस कितनी मुश्किल है, और क्या इसके कोई सिम्टम्स जाहिर होते हैं जिसके बाद आपको लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, या नहीं ये भी खामोश कातिल है, अचानक से गए और आपको किसी ब्लड टेस्ट के बाद पता चला कि देयर इज समथिंग? देखिए, बहुत अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है कि देखें कुछ अलामात इसकी ऐसी हैं जिसके बारे में जानकारी भी ज़रूरी है और उसमें जल्दी से एक एक्शन लेना या डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है। उसमें एक ये है कि गदूदों का बढ़ जाना, यानी कि लिम्फ नोड्स जैसे हम कहते हैं, जो गले में होते हैं, आपके एक्जिलाज में या बगल में होते हैं, उनका बढ़ जाना और बढ़ते ही जाना, वो एक अहम अलामत है। उसके साथ साथ बुखार का होना और ख़त्म ना होना, वो एक अहम अलामत है। वज़न का कम हो जाना, पूरे जिस्म में पिलाहट का ज़ाहिर हो जाना, जिसमें हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है। ये सारे मामलात ऐसे हैं जो ये जाहिर करते हैं कि कोई ऐसा ख़तरनाक मसला हो सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी यूँ कहना चाहूँगा ज़रूर कि ये जो अलामात मैं बता रहा हूँ, ये और भी बहुत सी बीमारियों का
जिमा या बीमारियां ऐसा उसकी वजह हो सकती हैं। तो इसमें ये बात नहीं है कि ये बीमारियां होंगी तो डेफिनेटली ज़रूरी ही ये ब्लड कैंसर है, बट ऐसी अगर अलामात आती हैं तो डॉक्टर के पास जाना अहम है। वन ऑफ द रीजंस को डिले नहीं करें, चेक करवा लें, कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा रिकवरी के हवाले से हमें बताएं, अगर लेट्स सपोज किसी का ब्लड कैंसर डायग्नोज हो गया, उसे पता चल गया, स्टेजेस कभी हमें साथ बल्कि बता दीजिए कि क्या स्टेजेस हैं, तो फिर रिकवरी का क्या साइकिल है? क्या रिकवरी पॉसिबल है या एक दफ़ा ब्लड कैंसर खुदा न खास्ता हो गया तो फिर लाइफ लॉन्ग चलेगा, रिकवर नहीं हो सकता? इसकी क्या टेक्निकलिटीज है? देखें, अगेन बहुत अच्छा सवाल है इस हवाले से कि एक तरफ तो हमने ये बात की कि उसकी कुछ ऐसी अक़साम है जो बहुत जानलेवा साबित हो सकती है बड़ी जल्दी, लेकिन अक्सर कैंसर जो खून से रिलेटेड हैं या ब्लड कैंसर से रिलेटेड हैं वो क्योरेबल या ट्रीटेबल हैं, यानी कि उसमें हम इलाज के तौर पे इलाज ऐसा कर सकते हैं अल्लाह ताला की रहमत से जिससे ये या तो मुकम्मल ख़त्म हो जाए या ये काफ़ी देर तक सोया रहे या रिमिशन में चला जाए। तो दोनों सूरतों में अगर बर वक्त इसका इलाज हो जाता है तो बहुत अच्छे नताइज आ जाते हैं। सो ब्लड कैंसर काबिल इलाज है, अगर कोई भी सिम्टम्स आएँ चेकअप करवाएं और फिर इलाज शुरू करवाएं तो ये काबिल इलाज है, ये सबसे अच्छी बात इसमें है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। इन दी एंड आखिरी मिनट है, आप इस प्लेटफॉर्म के तवसत से कुछ भी हमारी ऑडियंस को कहना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, ख़ासतौर पर मदर्स हैं, नए बच्चे जो पैदा होते हैं, कुछ जेनेटिक मैटर्स भी होते हैं, आई बिलीव एनीथिंग डॉक्टर साहब जो आप कहना चाहें जो लोगों को हेल्प कर सके? जी शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें, जिस तरह का अलामात का हमने जिक्र किया है कि बुखार का आना या गदूदों का जो लिम्फ नोड्स हैं जिस्म में उनका बढ़ जाना, इनको लाइट ना लें। अगर कोई ऐसी अलामात आती हैं तो आप ज़रूर करीबी डॉक्टर से रजू करें ताकि बर वक्त वो टेस्ट करवा सकें और मुतलका डॉक्टर को रेफ़र कर सकें, भिजवा सकें ताकि बर वक्त इलाज हो सके। तशख़ीस होगी तो और पाकिस्तान में इनका खून के कैंसर का इलाज मौजूद है और बहुत अच्छा इलाज अल्लाह ताला की रहमत से हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियसली आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं और इदारे भी मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच उस्मान, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की। हमने इस मुख्तसर नशिस्त के अंदर कोशिश की न सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस की बात करें बल्कि हम वो कंसर्न्स भी आपको बताएं जो हमारे हैं सोसाइटी को लेकर। सो बेटर लाइफ स्टाइल, अच्छा जीना, अच्छी नींद, अच्छा खाना, साफ़ सुथरा रहना, मस्बत सोचना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपको ठीक रखेगा। इस दुआ के साथ कि हम सब महफूज रहें। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। गर्मी की शिद्दत के हवाले से थोड़ा सा आपको आगाह करते चलें इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं। गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि अब वो हमारे जहनो दिमाग पर सवार होने लगी है, परेशान करने लगी है। और शहरियों के लिए लेकिन एक अच्छी खबर है हमारे पास शुरू में थोड़ी सी दी थी ना हमने, थोड़ा सा जिक्र कर लें हम। 28 मई से 1 जून के दौरान जो पाकिस्तान के बालाई इलाके हैं इसमें चंद मकामात पर आंधी भी चल सकती है और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। सो जो बालाई इलाकों से मुराद खासतौर पे पोटोहार रीजन है ना, ये थोड़ा सा खुश हो सकता है इसको सुन के। 29 मई और 28 मई के दौरान क्वेटा है, योब, ज़ियारत, बारखान जो क्वेटा के इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पे गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा जो महकमा मौसमियात है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि उसके मुताबिक 28 मई तक 1 जून चित्राल हो गया, दीर, सवात, एबटाबाद, कोहिस्तान, वज़ीरिस्तान, शांगला, लकी मरवत, करक है, पेशावर है, मर्दान है, यहाँ पर भी जो मुख्तलिफ मकामात हैं यहाँ भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है और मौसम के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली बहरहाल आएगी। इसके अलावा जीबी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर 28 मई से 1 जून के दरमियान यानी कि आज से लेकर अगले 2-3 दिन के लिए जो बारिश है वो हो सकती है। महकमा मौसमियात ये भी कहता है कि इस दौरान जो मरी, गलियात का इलाका है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, अटक, चकवाल, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, इसके अलावा लाहौर इसके अंदर शामिल है, उकाड़ा, फैसलाबाद समेत भी जो दीगर मकामात हैं वहाँ बारिश हो सकती है। शदीद गर्म मौसम में मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो बहरहाल बहुत बढ़ गया है। दिस इज़ क्वाइट शेमफुल फॉर अस कि हम अपनी आवाम को बिजली तक नहीं दे पा रहे हैं। सुबह शाम आके ट्विटर के ऊपर खिदमत के दावे करने वाली हमारी क़यादत, चाहे उसका ताल्लुक विफाक से हो या किसी भी सूबे से, आवाम 18 घंटे ख़ास तौर पर कराची में इस वक्त जो रिपोर्ट हो रहा है, बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग बेचारे बिलक रहे हैं इस गर्मी के अंदर। आई डोंट नो हाउ आर दे सर्वाइविंग। पहला काम तो ये करना चाहिए कि बड़े बड़े जितने प्राइम मिनिस्टर हाउसेज हैं, CM हाउसेज हैं, गवर्नर हाउसेज हैं, इनके AC कट कर देने चाहिए। गर्मी का एहसास होना चाहिए हमारे चीफ मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, गवर्नर साहिबान को, इन्हों पता लगे गर्मी की होती है। जब वहाँ पे इतनी ठंडक का एहसास होगा, आप इमेजिन भी कैसे कर सकते हैं कि गरीब बेचारा कैसे रहता है। ऊपर से बिल इतने भेज देते हैं, डबल डेबिट पड़ जाता है लोगों के ऊपर। सो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें लोगों का, और लोगों को कम से कम इस बिजली की जो मुसीबत है इससे तो निजात दिलाएं ना। एक गर्मी की हिद्दत है, दूसरा बिजली की है। सो प्लीज़ इसका ख्याल करें। इस दुआ के साथ के मामलात कुछ बेहतरी की जानिब जाएँ। ब्रेक लेते हैं। वेलकम
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका वेलकम है। और टॉप ऑफ द आवर सबसे पहले आपको सेगमेंट निकले तेरी तलाश में दिखाते हैं। और आज इसमें बात हो रही है ओबियसली मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की मुनीर नियाजी साहब के साथ मुख्तलिफ यादों के हवाले से दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। आज मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से बात करनी है मुनीर नियाजी। और मुनीर नियाजी साहब जिस तरह की तनक मिजाजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड और कुछ लोग जो हैं उनको अनाप परस्त और इस हवाले से भी कहते हैं, बहुत सारे वाक़यात हमें मिलते हैं। सर, आपका ताल्लुक़ जो है वो मुनीर नियाजी साहब से कैसा रहा? और जिस तरह के हम जानते हैं कि आप मजीद अमजद और मुनीर नियाजी को सबसे ज़्यादा कोट करते हैं, शायद इसकी वजह ये भी है कि वो एक जादू है अंदर, एक तिलिस्म है। तो आपका ताल्लुक़ कैसा रहा और पहली मुलाकात मुनीर साहब से? जिसने मेरे दिल को दर्द दिया उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं। ये शक्ल मुनीर नियाजी की थी। ये पहला मिसरा था जिसने मुझे हिट किया। फिल्म ससुराल थी, लिलक की म्यूज़िक थी और मेहदी हसन ने गज़ल गाई और ये मुनीर नियाजी की थी। मुनीर नियाजी क्योंकि शक्ल का लफ्ज़ जो था वो मेरा नहीं ख्याल किसी और शख्स ने इस तरह इतनी खूबसूरती से चेहरे और मतलब है कि माहो अंजम वगैरह सब इस्तेमाल तो बात। और तो मैं ऑब्वियसली वो मेरे अहद में एक प्रोमिनेंट बड़ी शख्सियत थे और मैं दावा तो नहीं करता कि उनके साथ मेरी कोई दोस्ती थी या बहुत ज़्यादा कुर्बत थी, लेकिन वो मुझे लगाव बहुत रखते थे। अच्छा। जब भी मुलाकात होनी और जब भी कहीं उन्होंने ख़ास तौर पे तो बहुत लंबी दास्तान है। एक जो ट्रेंड आया ना वकार कि जब लोग चले जाते लिखते और उसमें हर हमअसर के बारे में बड़े बड़े दावे कर कि वो तो हमारे अजीज तरीन दोस्त है वगैरह वगैरह। इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उनके साथ कोई मेरी दोस्ती थी एज सच। और मेरा ख्याल है कि दोस्ती उनकी किसी के साथ भी उस तरह नहीं थे। वो इतने सेल्फ सेंटर्ड बंदे थे और इतने सेल्फ सेंटर्ड थे। एक दफ़ा मुशायरा हो रहा है उस वहाँ पे रेडियो, दाद किसी को कम ही देते, तो वो मुशायरे में 4-5 लोग बैठे हुए हैं, वो एक पढ़ रहा है तो बाकी उन दाद देनी ना, और तो पब्लिक नहीं है। तो मुनीर नहीं बोले। तो जब मुनीर की आई बारी तो वो सब ने तय किया आपस में कि इसको भी दाद नहीं देनी। चनाचे खान साहब ने अपना पहला शेर पढ़ा, खामोशी। अब उनको भी सूझ गया। दूसरा शेर पढ़ा और साथ कहते हैं वाह मुनीर नियाजी, तुम जैसा शेर कोई नहीं लिख सकता। तो ये दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो उनका मसलन मैं अभी तज़किरा कर रहा था, रानी के साथ आखिरी जो सीरियल था PTV का फ़रेब, वो मैंने लिखा और उसमें समझ दिया अदर मुझे यूँ महसूस हो कि इसमें वो जो उनकी है नज़म बहुत बड़ी लिखती कि मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन तो इनकी याद में होगी। बिल्कुल टोटली नया है इनका कॉन्सेप्ट चीज़ों का, ख्वाब का, ख्याल का। और कई लोगों ने जी जिन भूत चुड़ैलें डर उनकी शायरी में से निकाला, वो ऐसी कोई बात नहीं है। ये खास सेंसिटिविटी है जो चंद लोगों में आती है शायरी में। बाकी तो मुंजी पीटी ठोकने वाला बात होती है ना, काफ़ी रदीफ ये वो उनमें नहीं था। चुनाचे ही वॉज अ प्योर पोएट। बल्कि अगर आप मुझसे पूछें कि जी आपकी कोई तहरीर उनको, आई डाउट इट। एक तो मैं जो मुझसे सीनियर और बड़े थे, मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि जी आपने मेरा कुछ पढ़ा। मैंने उनका कुछ पढ़ा हुआ, वो पढ़ते भी नहीं थे ज़्यादा। तो एक दफ़ा किशोर ने कहा, उसने कहा कि ये मुनीर की बड़ी मुसीबत, ये कोई पढ़ता ही नहीं। उन्होंने कहने लगे मुनीर कहते हैं काकी, वैसे काका कहते थे, कहते काकी देखो ना, अब वो फलां शायर जो है वो भी बड़े शायर थे, कितना पढ़ता है साइकोलॉजी और पता नहीं फिलॉसफी और लिटरेचर, उसकी शायरी देखो उसमें बरकत ही नहीं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी ओरिजिनलिटी जो है उस पर कोई असरअंदाज हो, इसलिए मैं पढ़ता ही नहीं। मतलब बिल्कुल फ्रैंक इस मामले। तो बहरहाल
उनके घर भी आना जाना होता था, उनसे मुलाकातें भी होती थी, फंक्शंस में भी। और मतलब कि एक बहुत जो मैं हमेशा कोट भी करता हूँ, मैं हल्के का सेक्रेटरी था, मुनीर सदारत कर रहे थे, तो एक अख्तर अमान से हमारे दोस्त, उनको हमेशा हम कहते थे कि कोई कंट्रावर्शियल सी यार कुछ, ताकि दंगा फसाद हो, उससे बनती है ना बात। तो उसने एक मजमून लिखा जो मैंने इंडिकेशन दी कि लाहौर एक बंजर शहर है अदब के हवाले से, ठीक, और आगे ये था कि जितने भी बड़े लोग सब बाहर वो से। सब बाहर से आए। ठीक, तो उसमें मेरा भी नाम लिया, हालांकि मैं गुजरात से तो नहीं आया, मैं तो पैदा ही आऊँगा, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा जी अल्लामा इकबाल वहाँ से, फैज साहब वगैरह वगैरह वगैरह, मुनीर नियाज़ी साहब ये भी साहिवाल से और पहले वहाँ से, तो लाहौर। तो बाद में मुनीर ने एक बात की जो एक ज़रबुल मिसल मैं समझता हूँ बन गई है, कि मैंने भी लिखा उसी के बाद। उसने कहा ये जो तूने बात की है ना, ये बिल्कुल ठीक की। शहर लाहौर में कोई बड़ा अदीब पैदा नहीं। अच्छा, लेकिन एक बात है, जब तक शहर लाहौर किसी अदीब या शायर पर अपनी मोहर न सबत कर दे कि ये शायर है और ये अदीब है, वो शायर नहीं बन सकता, वो अदीब नहीं बन सकता। शहर लाहौर के बाद वो मोहर है, और देखो शहर मोहर ने सबसे पहले मुझ पे मोहर लगाई है। अच्छा, चनाचे उनका ये जो था ना लाहौर के साथ भी राब्ता और उनका सदा इश्क, बाकी आप बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत मिसाली पब्लिशिंग हाउस भी कायम किया था, और उसमें नून मीम राशिद की किताबें छापी थी। अच्छा, और उसके पहली मरतबा जो उसकी तो स्टैंडर्ड जो था ना, मुझे अब तक याद है कि ये जो पटसन की उसकी जिल्द थी, उसके ऊपर एम्बॉस था ईरान में अजनबी, और उनकी वो ला बराबर, तो ही वो एक ख्वाब देखने वाला, परफेक्शन उसमें देखने वाला, वो ऐसा शख्स था। और मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ उसके बारे में। मुझे इत्तला मिली कि उनकी तबीयत नासाज है, तो मैं और मेरा छोटा बेटा जो है गए हम ये जो है यहाँ पे शेख ज़ायद हॉस्पिटल, वहाँ दाखिल थे। तो खैर मैं गया, उनकी बेगम भी थी वहाँ पे, तो बहुत खुश हुए, हम बैठे रहे बड़ी देर। तो मुझे कहते हैं कि तार वो दवाइयाँ कुछ लिख के दे के गए, और यहाँ पे बेगम को तो मैं भेज नहीं सकता, तो क्या ये मुमकिन है कि? मैंने कहा सर आप मुझे हुक्म करें। अच्छा, बेटे मेरे ने कहा जी मैं लेके आता हूँ, आप बैठे। वो गया, जब वो दवाइयाँ आ गई तो मुनीर कहते हैं हाँ बेटे इसकी क्या बिल क्या है? तो सुरैर कहने लगा कि अंकल आप क्या कह रहे हैं? कहने लगे मैंने इसको हाथ नहीं लगाना जब तक बताओगे नहीं, ये थोड़ी बात है कि तुम लेके आए। ही पेड द बिल, मतलब ये है। और अब बातें बहुत, उनका तज़किरा तवील हो सकता है, लेकिन आखिरी बार जो उनसे मुलाकात हुई वो कुछ इस तरह हुई कि ईद का दिन था। सरवर नूर मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, तो बाहर घंटी हुई बजाई, मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि सरवर जो है वो मुनीर नियाज़ी को सहारा दे के ला रहे हैं। ही वॉज सिक, ही वाज़न्ट वेरी वेल। अच्छा, उन दिनों वो रास्ते में बहुत सारी रोड़ी वगैरह जमा थी, वो रास्ता बन रहा था, तो उनको चलने में दुश्वारी आ रही थी। तो मैं अब शॉक्ड कि खान साहब किधर आ गए हैं। तो मैंने दूसरी तरफ से उनको थामा, तो अंदर ले गया, घर में ड्राइंग रूम में बिठाया। तो मैंने कहा खान साहब आपकी तबीयत इतनी अजीज थी तो क्यों आ गई? बस यार मेरा दिल कीता। तो मैंने सरवर से पूछा, मैंने कहा इनको क्यों ले आया? क्योंकि मैं इनकी खबर लेने गया। तो ये कहने लगे कि मैंने कहा जी मेरे लायक की खिदमत। कहने लगे कि मुस्तंसिर से मिलने का बड़ा जी चाहता। अच्छा, इट वॉज मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड एक जेस्चर था। एंड सितारे जो दमकते हैं उसकी चश्मे हैरानी। वाह, क्या खूबसूरत।
नाज़रीन, मुनीर न्याज़ी साहब बहुत ही कमाल शख्सियत। और तार साहब, मैं आपको बताता जाऊँ, लोक विरसा में जब हम थे तो वो एक दफ़ा मुशारे के लिए आए, तो पहली दफ़ा मैंने देखा कि जो उनके आसपास दोस्त थे वो भी कितना उनसे झिझकते थे। यानी किश्वर थी और फराज साहब थे। तो मुनीर साहब को जो अगली नज़म पढ़नी थी तो वो उनको अपनी डायरी में से मिल नहीं रही थी, तो बार बार यूँ कर रहे थे। तो पहले तो किश्वर झिझकी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ी, कहती है मैं निकाल देती हूँ। तो वो कहते हैं तू पढ़ ले तू पढ़ ले। तो एकदम पीछे हट गई। तो उससे मुझे आइडिया, वो हर बंदा जो है वो उनका एक शख्सियत, बड़ी बारोब शख्सियत थी। लेकिन एक बात नाज कर, मुनीर मतलब परवाह नहीं करते थे कि दाद आ रही है। जिसका फैज साहब तो खैर पढ़ते बुरा भी थे ना, ये पढ़ते अच्छा थे, हीरो बनने आए थे, आपको पता है। वॉज वेरी हैंडसम मैन। और मैं हमेशा कहता हूँ, दो शख्स अगरचे मैखारी मतलब कि उसका भी उनका लुत्फानंदोज़ी उनके शख्सियत में शामिल थी, जो क्लीनेस्ट पॉसिबल ड्रेस में होते थे और मुझे इंस्पायर करते थे। एक सादत हसन मंटो और एक मुनीर न्याज़ी। बहुत अच्छा, ये अर्ज मैं ये करना चाहता हूँ कि मुशायरे में जाते थे ना तो फरमाइश होती थी, तो उनकी को 8-10 जो बहुत पॉपुलर हमेशा देर कर देता हूँ, तो वो जब पढ़ने लगते थे, पहला मिसरा पढ़ते थे तो उसके बाद बाकी सारी नज़्म जो है पूरा क्राउड पढ़ता था। उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये किसी और शायर के साथ नहीं होता। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज जारी है। 2 मैचेस हो चुके हैं, एक तो एक्चुअली हुआ ही नहीं है और एक मैच जो हुआ है उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। 2 मैचेस बाकी हैं। पाकिस्तानी टीम अब भी एक विनिंग कॉम्बिनेशन की तलाश में है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट ज़रा कार्डिफ के हवाले से दे दें, क्योंकि यूसुफ अंजुम साहब हमारे स्पोर्ट कोरेस्पॉन्डेंट हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम तक पहुँचाई है वो ये बता रहे हैं हमें कि ये जो तीसरा T20 है इसमें भी आज कार्डिफ में बारिश की पेशगोई मौजूद है। मैच से पहले दोपहर और शाम को वक्फों से हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कार्डिफ की, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होना है, यानी कि वहाँ पे तकरीबन 6:30 बजे का वक्त होगा, मकामी वक्त जो इंग्लैंड का है उसके मुताबिक शुरू होगा। और कल कौमी टीम ने और साथ इंग्लैंड की टीम ने तकरीबन 3 घंटे तक प्रैक्टिस भी की है और आज के मैच में पॉसिबली 2 तब्दीलियों का भी इम्कान है, ऐसा भी यूसुफ साहब हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। सो वे थैंक्स यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी मच। आप हमें बता रहे हैं, साथ साथ बताते रहिए कुछ और भी ताज़ा तरीन हो। लेकिन हम यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भी मौजूद हैं, जो कि हमने तबसरा भी लेना है इसके ऊपर। सो माहिरीन ये कहते हैं जी कि दूसरे मैच में शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स शायद कम बैक कर सकते हैं, जो गलतियाँ उन्होंने पहले की हैं वो ना दोहराएं। हम इस पर बारहा बात कर चुके हैं। सो मजीद इस पर बात करना मेरे ख्याल में कि क्या हो सकता है, किसी एक्सपर्ट से जानना ज़्यादा अच्छा होगा। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आज ड्रॉप किया जा सकता है, क्या आज़म खान टीम में मौजूद रहेंगे, क्या शादाब टीम में और साइम टीम में मौजूद रहेंगे, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा मैच बहरहाल आज रात 10:30 बजे कार्डिफ में खेला जाना है और कामयाबी ही पाकिस्तानी टीम को इस सीरीज़ में वापस ला सकती है, अदरवाइज वी लूज़ द सीरीज़ एज वेल। हमारे साथ इस वक्त मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, ही इज़ कॉल्ड डॉक्टर ऑफ क्रिकेट और ख़ास तौर पर इंग्लैंड के अंदर भी क्रिकेट के बहुत सारे इवेंट्स को कवर भी कर चुके हैं। ही अंडरस्टैंड्स द कंडीशंस और पाकिस्तानी टीम की कंडीशंस को तो शायद बहुत कम लोग हैं इतना जो समझते हैं जितना मिर्ज़ा साहब समझते हैं, तो उनसे ज़रा इस बारे में भी बात करते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो। मिर्ज़ा साहब क्या हाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपके तारुफ का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको भी बहुत सुबह खैर। उम्मीद है कि इतनी गर्म सुबह नहीं होगी कराची में जितनी लाहौर में है, और अगर है तो चलें, अब क्या ही किया जा सकता है। लेकिन क्रिकेटिंग जो सीज़न है वर्ल्ड कप के आने से पहले पाकिस्तान हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद अच्छी क्रिकेट खेलेगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन थोड़ा मायूस कर रहा है और ख़ुद टीम मैनेजमेंट ऐसा लगता है कंफ्यूज और परेशान है। आज का मैच कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के मोरल को बूस्ट करने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए बिफोर गोइंग टू द वर्ल्ड कप? आपने बिल्कुल सही कहा, आज का मैच बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इमरान अब तक कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहा है। जो 15 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किया है, 5 ओपनर्स हैं, 5 फास्ट बॉलर्स हैं, 3 उसमें स्पिनर्स हैं और 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सूट नहीं कर रहा, पाकिस्तान एडजस्ट नहीं कर पा रहा। और जिस तरीके से पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर नाकाम हो रहा है, हालांकि इन्होंने मोहम्मद रिजवान के साथ साइम अयूब को ट्राई किया, उनके बारे में कहा जाता है टैलेंट बहुत है, लेकिन आखिर कब उस टैलेंट का वो मुजाहरा करेंगे? वो मुकम्मल तौर से नाकाम हो रहे हैं और एक ही जगह स्ट्रोक खेलकर आउट हो रहे हैं। आप देखें ऑन साइड पर
इसी तरीके से अगर आप देखें आजम खान को इतने मौके मिल चुके हैं, 12 T20 इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने सिर्फ 88 रन स्कोर किए, और अगर वो एज अ बैट्समैन तो खेल ही नहीं सकते, वो अगर खेलेंगे तो एज अ विकेट कीपर खेलेंगे, क्योंकि कप्तान को उनके लिए छुपाना मुश्किल हो जाएगा, और रिजवान विकेट कीपर है, वो एज अ फील्डर खेल रहे हैं। कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा पाकिस्तान का। कभी मिडिल ऑर्डर में शादाब खान को ऊपर लाया जाता है, कभी आजम खान को ऊपर लाया जाता है। इफ्तिखार अहमद 60 से ज्यादा T20 खेल चुके हैं और डोमेस्टिक में या दीगर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा लगता है कि उन पर कोई जादू हो जाता है, वो विनिंग अब तक कोई इनिंग्स नहीं खेल पाए। तो इन तमाम बन नहीं पा रहा, या बनाना नहीं चाह रहा कोई, या बना नहीं पा रहा कोई। बना नहीं पा रहा से मेरी मुराद कप्तान है, बनाना नहीं चाह रहा से मुराद मेरी टीम मैनेजमेंट है, क्या है? या मोहसिन नकवी अपने $11 लाख बचाना चाह रहे हैं, जो $1 लाख उन्होंने पर हेड देना है, शायद उससे भी ज्यादा बचाना चाह रहे हैं। नहीं, 11 नहीं, $15 लाख 15 लाख एक को मिलेंगे जी। लेकिन मुझे लग रहा है, मुझे जो जिस तरह से आपने कामरान अकमल का स्टेटमेंट भी देखा होगा, वो कहते हैं दोस्ती यारी को तरजीह दी जा रही है। अब आप इसे दोस्ती यारी कहें या एतमाद कहें, कि शादाब खान पर बहुत ज्यादा एतमाद कर रहे हैं। अगर आप शादाब खान के 6 गुज़िश्ता 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस देखें, वो बेसिकली बॉलर है, राइट आर्म लेग स्पिनर। सिर्फ 6 विकेटें हैं उनकी गुज़िश्ता 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में। आप अंदाजा लगाएं, और रन भी उनके कोई 80 से ज्यादा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शादाब खान पर इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों। अबरार अहमद क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह कभी इंडिया जाते, कभी इंग्लैंड आयरलैंड जाते, कभी इंग्लैंड आ जाते, उनको खिलाते नहीं। खिलाओ तो सही अगर आपने सेलेक्ट किया है किसी प्लेयर को, तो बहुत सारी चीजें इसमें बाबर आजम का इनपुट है। लेकिन अब मुझे लगता है कि गैरी कर्स्टन जो है वो चार्ज संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने एक मैच में देख लिया कि क्या हुआ। और कल जो बल्कि आज जो है वो कल जब प्रैक्टिस हुई तो अबरार अहमद से ज्यादा बॉलिंग कराई गई, तो इसका मतलब है कि आज शादाब खान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। आजम खान पर भी क्वेश्चन मार्क है, 2 ओपिनियन है। बाद लोग कहते हैं इनको बिल्कुल एक ही गोल दे दो ताकि पता चल जाए। इनकी रिप्लेसमेंट्स फिर क्या है? हम साइम की भी बात, साइम, आजम एंड शादाब, इनकी फिर रिप्लेसमेंट्स क्या है आपके माइंड में? देखें, शादाब की जगह तो अबरार अहमद आ जाएंगे। आजम खान जो है उनकी जगह रिजवान विकेट कीपिंग कर सकते हैं, और उस्मान खान एज अ बैट्समैन आ सकते हैं। ठीक है। और साइम अयूब से अगर आप इनिंग्स ओपन नहीं कराते हैं तो आप उस्मान खान से इनिंग्स ओपन करा सकते हैं, क्योंकि फखर जमान जो है वो चौथे नंबर पर फिट हो चुके हैं, उनको छेड़ना मुनासिब नहीं है। हालांकि अगर आप चाहें तो ही हैज बीन अ रेगुलर ओपनर, तो आप फखर जमान से भी करा सकते हैं। तो अब देखें टीम मैनेजमेंट क्या फैसला करती है। पाकिस्तान के लिए बड़ी मायूस कुन गंभीर सूरत हाल है इमरान, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है। इंडिया आज बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेल रहा है, और पाकिस्तान जाकर डैलस में 1 जून को पहुंचेगा, प्रैक्टिस वहीं करेगा, नेट प्रैक्टिस, और 6 जून को अमेरिका के खिलाफ मैच खेलेगा, जहां पाकिस्तानी निजाद अली खान जो है, जो उनके बॉलर हैं, वो अमेरिका की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कोरी एंडरसन जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 36 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी का, शाहिद आफरीदी का तोड़ा था, वो उनकी टीम में शामिल है। तो उनकी टीम बुरी नहीं है। अभी बांग्लादेश के खिलाफ 2-1 से T20 सीरीज जीते, तो मुश्किल हो सकती है। अब दुआ करें कि अब ये आज का मैच और ओवल का मैच जो 30 तारीख का है परसों, उनमें पाकिस्तान अपना मोरल बूस्ट करे, जब भी पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के इम्कानात बेहतर हो। और महज नई टीम के तौर पे देखना ठीक नहीं होगा। एक तो T20 क्रिकेट की नेचर ऐसी है कि 1-2 मैच विनिंग प्लेयर्स होते हैं और वो मैच को निकाल के ले जाते हैं। अफगानिस्तान टीम की बड़ी अच्छी एग्जांपल है हमारे पास, उनके अंदर जो 2-3 प्लेयर्स ऐसे थे जो मैच विनिंग हैं और वो टीम को निकाल के ले जाते हैं। अच्छा, कुछ हमारे सुनने में आ रहा है बड़ी कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं प्लेयर्स के अंदर, जैसे शादाब का जिक्र है कि उनको लगता है कि अगर एक दफ़ा वो टीम से ड्रॉप हुए तो शायद वापसी उनकी मुश्किल हो जाएगी, और उस फैक्टर को देखते हुए दे डोंट वांट टू बी ड्रॉप्ड। वो कहते हैं कि नहीं, हम जुड़े रहें, किसी तरीके से परफॉर्म कर गए तो आगे कम से कम हमारा साल, 1.5 साल, 2 साल और निकल जाएगा। ये इनसिक्योरिटीज़ वाली बात है कहीं एग्जिस्ट करी है टीम में मेरे साथ? ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट रेस किया इमरान हसन, क्योंकि मसला ये है कि खिलाड़ी पाकिस्तान के अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते। खौफ उन पर तारी रहता है कि अगर शादाब गया और अबरार आ गया, अबरार ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, उसामा मीर को आप छोड़ कर गए, शादाब पर कुर्बान किया है ना आपने उसामा मीर को, हालांकि वो अच्छा बॉलर है। आप आदिल रशीद को देखिए कितनी अच्छी बॉलिंग की उसने, जो तीसरे T20 में, जो दूसरे T20 में। तो मुझे लग रहा है कि इनसिक्योरिटी, आपने बड़ा सही पॉइंट रेज किया, इनसिक्योरिटी है, और खिलाड़ी जो है अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते और उनके सरपरस्त भी नहीं चाहते
के खिलाड़ी जो है वो अपनी जगह छोड़े, उनको खिलाए जा रहे हैं। आप देखें शादाब बॉलिंग में फेल हो गए, 4 ओवर में 55 रन दिए, उन्हें 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेज दिया गया कि अगर बॉलिंग नहीं कर सकते तो बैटिंग करके दिखाओ। जब 2017 में शादाब खान आए थे तो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आए थे, एज अ लेग स्पिनर आए थे, बाद में उन्होंने अपनी बैटिंग को बेहतर बनाया। लेकिन यहाँ पर बस पाकिस्तान है, कुछ भी तो हो सकता है। आप कोई मुझे लगता है ये भी किसी बैटर ने उनको, किसी बैट्समैन ने मशवरा दिया होगा, हो सकता है टिप्स भी दी हो कि ऐसे बैटिंग करो तो तुम हर अगर मैच में 20-25 रन कर जाओ तो तुम टीम में रह लोगे। खैर चलें, शादाब पे तो बहुत बात हो गई, ज़रा पेस अटैक मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है बतौर पाकिस्तानी क्रिकेट लवर, पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन। हमारा जो पेस अटैक नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, नई गेंद भी काम नहीं कर रही है, पुराना गेंद भी काम नहीं कर रहा है, और हमारे जो विकेट टेकर्स हैं, ख़ासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस हैं, ऊपर नसीम हैं, आमिर हैं, उस तरीके से क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर विकेटें नहीं ले पा रहे हैं। ये बड़ा मसला है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा। इंग्लैंड के खिलाफ आप देखें कि जो दूसरा T20 था उसमें इब्तिदाई 10 ओवर में उन्होंने 96 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट गिरी। वो तो बाद में इमाद वसीम ने आकर अच्छी बॉलिंग कर ली, या हारिस रऊफ ने, या फिर शाहीन शाह अफरीदी ने। लेकिन ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अगर इब्तिदाई 10 ओवर में टीमें आपके पास और आपके खिलाफ ऑलमोस्ट 100 रन बनाएंगी तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है। आप अपने पेस अटैक को कहते हैं दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक इन द वर्ल्ड, तो उस पेस अटैक में अब तो तजुर्बाकार आमिर भी आ गए, उस पेस अटैक में शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है। तो उस पेस अटैक को देखते हुए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए परेशानी की सूरत हाल है कि कैसे इब्तिदाई ओवर में विकेट ली जाए, और टीमें इब्तिदाई ओवर में अटैक करती हैं, हम कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे। मेरे ख्याल में बाबर आजम की कप्तानी में भी अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। 4 साल से तो कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कप्तानी पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। सीख लें थोड़ी कप्तानी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आप हमारे सामने आप अपना तज़िया हमारे सामने रख रहे थे, और ख़ास तौर पे जो आज है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डॉक्टर ऑफ क्रिकेट से सुना कि वो कैसे सोच रहे हैं, ये वही नुकात है जिस पे बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स मुसलसल बात करें। देखते हैं आज क्या कॉम्बिनेशन टीम आजमाती है, उम्मीद करें कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अल्लाह जाने यार न जाने मेरा ढोल जवानियाँ माने, मेरा ढोल जवानियाँ माने। अल्लाह जाने यार न जाने मेरा ढोल जवानियाँ माने, मेरा ढोल जवानियाँ माने। मेरा ढोल गया रोगी, मेरा ढोल गया रोगी, हो मैं तरो रो कमली होई, मैं तरो रो कमली होई। अल्लाह जाने यार न जाने मेरा ढोल जवानियाँ माने, मेरा ढोल जवानियाँ माने। वाओ, आरिज हमारे साथ मौजूद हैं। आरिज मुर्तज़ा, राइट? यस सर। आरिज मुर्तज़ा, आई होप यू लाइक दिस वॉइस। थोड़े छोटे हैं, आवाज़ भी थोड़ी अभी कमज़न है, लेकिन अच्छी है, स्वीट है। तो हमने कहा सर इनको लाइव बुला के थोड़ा आप तक इनका म्यूज़िक पहुंचाते हैं। आरिज, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप दिखने में छोटे हैं या वाकई छोटे हैं? अब मैं वाकई छोटा। वाकई छोटे हैं। कब से गा रहे हैं? मुझे 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए? और 3 साल से प्रोफेशनली? प्रोफेशनली नहीं सर, यूनिवर्सिटी में मैंने शुरू किया था शौकिया तौर पे। किस यूनिवर्सिटी से आप? मैं जीसी यूनिवर्सिटी। आप भी जीसी से हैं? अच्छा, लॉट्स ऑफ सिंगर्स इन जीसी, सो यू आर वन ऑफ देम। यस। पढ़ते क्या हैं? मैं इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर विद दैट म्यूजिक। और ये 3 साल से क्यों शुरू किया? अक्सर लोग तो कहते हैं हम बचपन से गा रहे हैं, बचपन से शौक था। सर इस तरह है कि मैं नॉन म्यूज़िक फैमिली से हूँ और सराइकी पट्टी से बिलोंग करता हूँ, तो बड़ी कंजर्वेटिव किस्म की फैमिली है, तो वहाँ म्यूज़िक नहीं सुना जाता, ना गाया जाता है, ना सुना जाता है। तो यहाँ लाहौर आया तो एडमिशन लिया गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरमीडिएट में, तो यहाँ हमारी म्यूज़िक सोसाइटी है, तो यहाँ आके मैंने म्यूज़िक सुनना शुरू किया। अच्छा। यहाँ आकर ही गाना शुरू किया। वहीं पर टीचर हैं हमारे सर जाफ़र हुसैन और सर तारिक फ़रानी, लेट, उनकी वफ़ात हो गई है, वो भी सिखाया करते थे वहीं पर।
तो उनसे सीखना ये शुरू आपके किया आहिस्ता टीचर्स आहिस्ता। को खुसूसी सलाम आपने हमारा देना है, जो कि बड़े अच्छे आर्टिस्ट जो आते हैं उनका नाम लेते हैं, बिल्कुल बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं। सो वी रियली अप्रिशिएट, माशाल्लाह, कीप इट अप जी। आपने तो एक नर्सरी बना दी है जीसी को, अच्छे म्यूजिशियंस की, अच्छे सिंगर्स की, तो बहुत अच्छा। बहुत सारे जो सराइकी सिंगर्स हमारे पास आते हैं, आप जैसे जो सराइकी बेल्ट से होते हैं, सराइकी सिंगर नहीं, सराइकी बेल्ट से, वो कहते हैं कि जी घर में पाबंदी है, गाने नहीं देते, लेकिन तकरीबन सभी बहुत अच्छा गा रहे होते हैं और सभी गा भी रहे होते हैं प्रैक्टिकली। तो ये क्या है कि जो जितनी पाबंदी लगती है उतना ज़्यादा गाने को दिल करता है। हाँ बिल्कुल, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी ना किसी भी चीज़ को लेकर, आर्ट आप के उतना ऊपर ही, खास हाँ, तौर पे। आप उतना ही जो है ना फूल कर, जो है ना खेल कर वाप जो है ना लोगों के सामने आते हैं। गाना गाने का कभी कोई फ़ायदा हुआ है अदर देन के शौक पूरा होता है, और कोई फ़ायदा हुआ कभी कि यार इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ गाने? बहुत ज़्यादा फ़ायदा, मतलब पूरी आर्टिस्ट की तो पूरी लाइफ पर इम्पैक्ट होता है गाने का। हाँ अच्छा, और दोस्त वगैरह ऑब्वियसली फरमाइश करते हैं तो एक अच्छा वो भी माहौल बनता है। आप सराइकी तो बहुत अच्छे, पंजाबी सराइकी गाने बहुत अच्छे गा रहे हैं। कुछ और भी हमें सुनाइए हल्का फुल्का सा अपनी पसंद का। अरिजीत सिंह का एक गाना है आजकल बहुत ज़्यादा गाइए चल रहा है। गाइए। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, दोनों के पैचीदा सौ गलिया रे, इनमें को कर तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से भी तू सुनता है कहाँ, गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। अरे वाह, बहुत अच्छे हैं। और इस एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है गाने के अंदर। एक तो सुर तो है ही, सुर आपने ठीक रखा, स्केल आपने पक्का पकड़ा, ये जो एक्सप्रेशन है बीच में आप दे रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है ऑडियंस को का इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जब भी कोई इंसान गा रहा होता है ना, तो वो अपनी पूरी बॉडी के साथ गाता है, मतलब उसके सारे ऑर्गन्स जितने भी पार्ट हैं बॉडी के, माइंड, उसका हार्ट, हर चीज़, वो सब कुछ यूज़ होना चाहिए। तो इसमें एक्सप्रेशंस भी शामिल हैं। एंड सो इज द, ये जो चूंकि अरिजीत का आपने जिक्र किया ना, तो अरिजीत या आतिफ, इनके गानों में हमने देखा है वो एक्सप्रेशन का एलिमेंट बहुत होता है। बिल्कुल। यानी कि आप लो नोट पे गा रहे हैं तो आप उन लो नोट्स को फील करवा रहे हैं ऑडियंस को, ठीक है। फिर आप हाई नोट्स पे जा रहे हैं तो हाई नोट की तो खैर अपनी डिमांड होती है। तो इज इट समहाउ नेसेसरी या फिर नहीं, सिर्फ कलर ऐड करने के लिए आप ना भी करें तो चल जाता है? नेसेसरी है, मैं तो समझता हूँ। नेसेसरी आजकल है ना, उसके बगैर होता नहीं है। बिल्कुल। क्या इरादे हैं आगे, कहाँ तक जाना है? क्या म्यूजिक ही करना है? घर वाले अब मान गए हैं कुछ करने अब घर वाले मान गए देख हैं, रहे हैं इस वक्त आपको? इस वक्त देख रहे हैं, देख शायद। रहे हैं? अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। अब क्या फीडबैक मिलता है? जो लोग या घर वाले पहले मना करते थे, अब क्या कहते हैं? घर वाले स्टार्ट में तो हमारा अलमिया ना बहुत ज़्यादा कि बच्चा मेडिकल करेगा, आर्मी में जाएगा या CSS करेगा, तो मैं तो इन सब चीज़ों से जान छुड़ा के बैठा हुआ हूँ इस वक्त। तो अब तो मान गए हैं सब। ये हमारे पूरी आर्टिस्ट family का को क्या बैर है यार, मैथ से, मेडिकल से, इंजीनियरिंग से, वो नहीं करना चाहते ये। हाँ बस वो artist बनना चाहते बहुत हैं। ज़्यादा रफ है ना सब्जेक्ट्स, है ना, आर्टिस्ट dry के है। लिए ये चीज़ें जो है ना नॉर्मल लाइफ वाली बहुत ज़्यादा रफ है। एंड व्हेन हैव यू रियलाइज्ड दैट यू आर एन आर्टिस्ट, आपको इधर जाना है, वो आपकी जगह नहीं है मेडिकल वाला? ये शायद बचपन से ही था, एक जो एक नेचर में होता है ना इंसान की, वो बचपन से ही फील होता है इंसान को। तो मुझे बचपन से ही है कि मैं आर्टिस्ट, पहले नहीं था क्लियर कि आर्टिस्ट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन अब क्लियर है कि मैं आर्टिस्ट हूँ। आप आर्टिस्ट नहीं, आप आर्टिस्ट हैं, आप ओबियसली, आप तभी तो यहाँ बैठे हैं और तभी तो आप अच्छा गा रहे हैं। चले, हमें पता चला है कि आपने कोई एक और सराइकी गाना है बड़ा मशहूर, चिट्टा चोला, वो बड़ा अच्छा गाया आपने, कहीं कोई वीडियो शीडियो वायरल हुई है? जी जी, ऐसा हुआ है? इंस्टाग्राम पर, रील्स पर। आप हमें सुनाना चाहेंगे वो? ज़रूर सुनाइए। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं मनेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं मनेंदा ढोले दी मर्जी,
चिट्टा चोला मैं सांभ रख सा, नहीं ते ढोला मैं तेरी तांग रख सा। चिट्टा चोला मैं सांभ रख सा, नहीं ते ढोला मैं तेरी तांग रख सा। चिट्टा चोला सिवे दरसी, नहीं मनेदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला या बारू रोंदे आए ढोले दे शारू। चिट्टा चोला या बारू रोंदे आए ढोले दे शारू। चिट्टा चोला सिवे दरजी, नहीं मरेदा ढोले दी मरे। अरे क्या बात है, ये ढोले से ज़्यादा आपने दर्जी पे रोमांस झाड़ा इस गाने में। वेरी नाइस हैविंग यू आरिज, बहुत अच्छा गा रहे हो माशाल्लाह, और मेहनत करें, बहुत अच्छा गाएं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जिन लोगों ने पहली दफ़ा आरिज को देखा है ज़रूर इनको सोशल मीडिया पे दें और फीडबैक भी दें, अच्छा मस्बत फीडबैक दें। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इसके साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने गन पॉइंट पे मोबाइल फ़ोन्स या जेवरात तो चोरी होते देखे होंगे, लेकिन अब लाहौर में ये हाल हो गया है कि गन पॉइंट पे बकरे चोरी होने लगे हैं, चोरी के होने लगे हैं, डकैतियाँ होने लगी हैं और डकैती में बकरे जाने लगे हैं। आपको जो मनाजिर में दिखाने लगा हूँ यहाँ पे, ये मुसल्ला अफराद है, कोई तकरीबन 3 इनकी तादाद है। एक नौजवान से 2 कुर्बानी के अच्छे भारी भरकम बकरे गाड़ी में लेके फ़रार हो गए। लाहौर का इलाका है समनाबाद, रसूल पार्क बड़ा मशहूर इलाका है, पुराना इलाका है। यहाँ पे कार सवार नौजवान आए, उन्होंने गन पॉइंट पर गन रखी और कुर्बानी की 2 बकरे जो बच्चा बेचारा या लड़का लेके जा रहा था छीन कर फरार हो गए। और किस कदर मुस्तदी तरीके से, किस कदर प्रम्पली उन्होंने ये सारा एक्शन किया। आप सीसीटीवी वीडियो में ये मनाजिर कैद हो गए। कुर्बानी के बकरे थे, बेचारा टहलाने लेके जा रहा था। सफ़ेद रंग की ये सिटी कार लगती है पुरानी, जो कि आई, और नंबर भी इसका वैसे नज़र आ रहा है हमें तो कैमरे में, इसको ट्रेस किया जा सकता है। 2 बकरों को पकड़कर ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला, नौजवान से मोबाइल और नकदी की लूट मार की और निकल गए। यहाँ पे 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि क्या ये लाहौर में हो रहा है, जिसकी पुलिस सुबह शाम ये क्लेम करती है दैट दे आर गोइंग टू बी द बेस्ट पुलिस, कुछ अच्छे काम वो कर भी रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि एक गली में एक बच्चे से बकरे लेके लोग फरार हो गए। और दूसरा इसका फ़न एलिमेंट भी है कि क्या बकरों में हम GPS डिवाइसेस लगाएं या चेसेस नंबर लगाएं, बकरा तो ट्रेस भी नहीं हो सकता बेचारा कहाँ गया है, क्या पता अब तक तो किसी के पेट की जीनत भी बन चुका हो या कहीं चला गया हो। लेकिन इसको ट्रेस होना चाहिए और ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए कहीं भी। इसी पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं। अच्छा सा दिन गुजारिए, गर्मी से महफूज रहिए और कल दोबारा हमारे आने का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।